हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के जो 10 मिनट है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कार्बन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर बच्चे पिछली बार की बात करें, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 2025 के एग्जाम की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज कार्बन सिंक, कि कार्बन सिंक होता क्या है। तो बेसिकली एक छोटी सी परिभाषा इसकी है कि जिस जगह पे कार्बन एब्जॉर्ब होता है नेचुरली उसे क्या कहा जाता है, कार्बन सिंक कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अ प्लेस वेयर कार्बन इज स्टोर्ड अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जहां पर की कार्बन क्या होती है, स्टोर होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसी जगह को कार्बन सिंक कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में जो है आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, कोई भी जंगल है, वो हमेशा ही कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी डेफिनेशन है जो हमारे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक एक करके 4 टर्म सीखेंगे और उनको जो है उनकी डेफिनेशन समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि यहां से भी इसी तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, देखो बच्चे, पहला है आपका कार्बन पूल क्या है, व्हाट इज कार्बन पूल। तो बेसिकली हमारे एनवायरमेंट में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कार्बन बनता है और कार्बन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो वही पूरी की पूरी जो प्रणाली है, वही जो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें कि कार्बन को जमा किया जाता है और कार्बन को रिलीज किया जाता है, वही बच्चे आपका कार्बन पूल कहलाता है। तो कार्बन पूल क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसमें कि कार्बन एब्जॉर्ब भी होता है और कार्बन रिलीज भी होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपको पता है कि जो वेजिटेशन है यानी कि पेड़ पौधे हैं, उनको अपना खाना बनाने के लिए CO2 की जरूरत होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन है वो यहाँ पे खप रही है। खप रही है का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, दूसरी तरफ बच्चे आपके हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए। जैसे कि गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल से चलेगी या फिर डीजल से चलेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाएगा। तो जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो वहां से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा सिस्टम एक ऐसा है जहां पर कि अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और बहुत सारी सोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कि CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यही पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे कार्बन पूल कहा जाता है। बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी सी बात है बच्चे ना, मतलब समझने के लिए बहुत ही अच्छा जो है आपका एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल के। ठीक है, तो कार्बन पूल को अगर आप समझ गए तो एक बेस जो है आपका तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। जैसे कि आपको अर्थ, ओशियन, महासागर में क्या होता है कि कार्बन जो है एब्जॉर्ब होती है, तो वो भी आपका क्या है, कार्बन पूल का हिस्सा है। ठीक है, जंगल है, पेड़ है, मिट्टी है, फॉसिल फ्यूल है, वायुमंडल है, मतलब जहां जहां पर कार्बन रिलीज हो रहा है और जहां जहां पर कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है वो सारे के सारे कंपोनेंट क्या है, कार्बन पूल के हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन पूल। उसके बाद में आता है आपका कार्बन सिंक। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार की आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में। तो कार्बन सिंक बच्चे क्या है, जहां पर कि कार्बन को सोखा जाता है, सोखा यानी कि एब्जॉर्ब किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारे जंगल है ना, क्योंकि वहां पे पेड़ होते हैं तो उनको वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का खाना खुद से बनाते हैं और खुद का खाना खुद से बनाने के लिए उन्हें CO2 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है आपके कार्बन सिंक। ठीक है, देखो बच्चे, जो सोखने से ज्यादा कार्बन छोड़ता है ना, जैसे कि बच्चे आपका जंगल और फैक्ट्री, मतलब कोई जगह ऐसी होती है जहां पर कि कार्बन एब्जॉर्ब भी होती है लेकिन उससे ज्यादा वहां पर कार्बन रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके की चीजों को क्या कहा जाता है, इस तरीके की चीजों को कहा जाता है कार्बन सोर्स। ठीक है, तो दो शब्द हमने देखे, एक आपका कार्बन सिंक हो गया और दूसरा आपका कार्बन सोर्स हो गया। ठीक है, इसमें बच्चे आपको एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो ओशियंस है, महासागर है, वो दुनिया में कार्बन को सोखने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो सबसे बड़े कार्बन सिंक हमारे पृथ्वी पे कौन है, ये है ओशियंस। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपके फॉरेस्ट आते हैं और फिर तीसरे नंबर पे जो है सॉइल आता है। तो इस फैक्ट को भी आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद बच्चे आपका अगला शब्द है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। देखो, अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो ना, तो आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा मेरी किसी क्लास में, कि हम लोग पढ़ रहे थे कि एक प्रोजेक्ट जो है डेनमार्क के द्वारा चलाया जा रहा है और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड क्या है,
बेसिकली दुनिया का पहला ऐसा देश है डेनमार्क जो कि कार्बन को, जो कि एक्स्ट्रा कार्बन एमिट हो रही है उसकी इंडस्ट्री से, उसको जमा करने जा रहा है। कहां पर? समुद्र के नीचे। ठीक है, तो उसी प्रोजेक्ट को डेनमार्क के द्वारा नाम दिया गया है ग्रीन सैंड। तो बेसिकली जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है ये एक तरीका है क्या करने का? कार्बन को स्टोर करने का। देखो, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को पकड़ने यानी कि कैप्चर, या फिर कह सकते हैं कि लंबे समय तक सुरक्षित यानी कि स्टोर करने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसे ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना है। दुनिया का पहला देश है जिसने ये करने की ट्राई करी है। अभी फिलहाल ये मतलब पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन सैंड भी आपको याद रखना है। किसका है? डेनमार्क का है। ठीक है, तो ये बचे आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। उसके बाद इसमें आपको दो चीजें और याद रखनी है कि जो तरीके होते हैं स्टोर करने की प्रक्रिया जो आपकी अपनाई जाती है कार्बन को स्टोर करने में, वो दो तरीके होते हैं। तो इस तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है दो प्रकार का होता है। आपका बायोलॉजिकल है, दूसरा आपका जियोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल में आपका जो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं उसमें आपका वेजिटेशन आ जाता है, सॉइल्स आ जाता है, ओशियंस आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल में कार्बन को कैप्चर करने के लिए बच्चे आपका किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि अंडरग्राउंड, है ना, भूमि के नीचे या फिर समुद्र में जो आपका सतह है उसके नीचे स्टोर कर लिया जाता है, या फिर आपका इसे इंजेक्ट कर लिया जाता है रॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के मतलब अगर हम कार्बन को स्टोर कर रहे हैं पेड़ पौधों के माध्यम से, ओशन के माध्यम से, तो वो तरीका आपका बायोलॉजिकल है। लेकिन अगर हम कार्बन को स्टोर कर रहे हैं जमीन के नीचे या फिर चट्टानों के अंदर, तो वो तरीका आपका जियोलॉजिकल है। तो इस तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में आता है बच्चे आपका कार्बन क्रेडिट। अब आपको मालूम है कि ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? CO2 का है। तो हमें लगातार ये चेतावनी दी जाती है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ाना नहीं है, उसे कम करना है, उसे रोकना है। तो बच्चे ऐसे ही जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं, उनको कुछ लिमिट दी जाती है CO2 को एमिट करने के लिए, और उसी में बेस आपका एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। तो कार्बन क्रेडिट बेसिकली क्या है? यह एक ट्रेडेबल परमिट है जो कि किसी कंपनी को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई कंपनी है जो कि 1 टन से कम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी पूरी लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास में उसके कुछ कार्बन क्रेडिट क्या है? बच गए। तो वो कंपनी उन कार्बन क्रेडिट को बेच सकती है उस कंपनी को जिसने की अपनी लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, या फिर जिसके पास में एमिट करने के लिए उसके कार्बन क्रेडिट बची ही नहीं है। तो इस तरीके की जो है बच्चे आपकी एक यूनिट है, इसको क्या किया जा सकता है? ट्रेड किया जा सकता है। तो जिस कंपनी के पास में उसकी कार्बन क्रेडिट बची है वो दूसरी कंपनी को बेच सकता है। तो इसी प्रकार का जो ट्रेडिंग है उसे कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट आपका भी एक शब्द है और एक है आपका कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, तो सारे के सारे जो टर्म आज हम पढ़ रहे हैं वो कार्बन से ही रिलेटेड है। तो कार्बन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट है ना, इसको याद रखना है। इसमें आपको जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कितने टन की परमिशन होती है? तो लगभग 1 टन की जो है 1 साल के अंदर, है ना, कंपनीज को जो है इतना ही CO2 या फिर ग्रीन हाउस एमिशन करना होता है। इससे ज्यादा किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उनको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे, है ना, किसी और कंपनी से या फिर अथॉरिटी से। इसे बच्चे याद रखिएगा। बाकी कैसे काम करता है? तो इफ कंपनी पॉल्यूट लेस देन इट्स लिमिट, अगर कंपनी का जो पॉल्यूशन है, उत्सर्जन है, इसकी लिमिट से कम है, तो वो क्या करता है कि कुछ क्रेडिट कमाता है और फिर उन क्रेडिट को बेच सकता है दूसरी कंपनी को। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। और ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये आया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल से, जिसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में ये आपका हुआ था। ग्रीन हाउस गैसेस को कम एमिट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए किया गया था, तब बच्चे इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद में अब एक क्विक रिवाइज कर देते हैं कि चारों के चारों जो टर्म है इनमें मेन डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले कार्बन पूल आता है। ये आपका बेसिकली क्या है? एक सिस्टम है ना, जहां पर कि कार्बन को एमिट किया जा रहा है, जहां पर कार्बन को स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद आपका कार्बन सिंक है, जहां पर कि शुद्ध रूप से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? स्टोर होती है। जहां पर स्टोर होती है उसे जो है कार्बन रिजर्व भी कहा जाता है ना, तो वो भंडार है जो कि कार्बन को लगातार सोख रहे हैं। उसके बाद में आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपका क्या है कि तरीका है कार्बन को स्टोर करने का। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन कर रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए जो है तरीका अपनाया जाता है। उसके बाद में आपका क्या है? कार्बन क्रेडिट है। ये एक फाइनेंशियल परमिट है बच्चे।
ठीक है, जिसको कि बेचा भी जा सकता है। अगर कोई कंपनी अपनी क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर रही है या फिर कम पॉल्यूशन फैला रही है तो दूसरी कंपनी को वो क्रेडिट बेच सकती है, तो इसे जो है कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने सीखे, कॉन्सेप्ट हमने सीखे, और इस पे बेस क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राकृतिक कार्बन सिंक कौन सा है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ओशियन है, एटमॉस्फेयर है और आपका सॉइल है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्ट आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर ओशियन आता है, दूसरे नंबर पर जो है आपके फॉरेस्ट आते हैं और तीसरे नंबर पे आपका सॉइल आता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है वो भी आपको याद रखना है कि पहले जो है आपका महासागर है, फिर आपका फॉरेस्ट है, फिर आपका सॉइल है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं छोड़ते हुए जा रही हूं कि कार्बन क्रेडिट कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर होता है। आपको मुझे बताना है कि 100 केजी के बराबर है, 10 टन के बराबर है, 1 टन के बराबर है या फिर आपका 1000 टन के बराबर है। कैसे बता पाओगे? कमेंट करके बताना मुझे वीडियो सेक्शन में। और अगर बच्चे इसी तरीके के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको आप बहुत कम समय में अगर करना चाहते हो, आरआरबी जेईसी 2 में अपनी एक सीट पक्का करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारा कोर्स है मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन। उसके अंदर जाओगे तो लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें एनवायरनमेंट कंप्लीट है, जिसमें आपका कंप्यूटर भी आपका कंप्लीट है और जीके की प्रैक्टिस आजकल चल रही है। उसके अलावा जो है एनवायरनमेंट कंप्यूटर सिर्फ अगर आपको पढ़ना है, अगर आपका जीके कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिलेगी, पूरा का पूरा जो आपका थ्योरी है वो भी यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास में वीडियो को भी देखने का समय नहीं है, तो आपके लिए बच्चे ये ऑप्शन क्रिएट किया गया है। एक ई बुक है जिसमें एनवायरनमेंट का वो कंटेंट है जो कि जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास में एक ऑप्शन है। और ये सारे के सारे ऑप्शन कहां पे मिलेंगे? मेक इट इजी मैकेनिकल। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए क्रिएट किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात कि वहां पे जो टेस्ट सीरीज है CBT 2 की वो भी बच्चे लॉन्च हो गई है ना, तो वो एक्टिव है। आप जाइए, टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाइए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते रहेंगे आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।